ओके फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लंपी स्किन डिजीज के बारे में बात करेंगे। आजकल आप खूब न्यूज़ में सुनते होंगे कि इसके केसेस गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है लंपी स्किन डिजीज? ये लंपी स्किन डिजीज एक पाक्स वायरिडी फैमिली का वायरस होता है, कैपरी पाक्स वायरस। कौन सा वायरस होता है? कैपरी पाक्स वायरस होता है। जिसके कारण ये होता है, ये कोई नया वायरस नहीं है। ये सबसे पहले पाया गया था, एक कंट्री है जाम्बिया, है ना, 1929 में, 1929 में जाम्बिया में इसका पहला केस मिला था। तो ये 94 साल पुराना वायरस है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट फाउंड इन जाम्बिया, देन अफ्रीका, देन इजिप्ट। ये सबसे पहले इसके केसेस जाम्बिया में मिले थे, आज से लगभग 94 साल पहले, 1929 में। देन अफ्रीका एंड फाइनली इजिप्ट। अब कुछ केसेस जो है राजस्थान, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश में देखने में आ रहे हैं। तो ये कोई नया वायरस नहीं है। वायरल इन्फेक्शंस जो है, तो ये इन्फेक्शन स्पेशली कैपरी पाक्स वायरस, जिसको निथलिंग वायरस के नाम से भी जानते हैं, होता है। कैटल्स एंड वाटर बफेलो को ये मोस्टली अफेक्ट करता है। सी पाक्स वायरस, गाट पाक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज जो है, ये कैपरी पाक्स वायरस के कारण ही होता है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या देखने में आ रहे हैं? एक तो हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, फिर लंप इन द स्किन, है ना, हार्ड नोड्यूल्स इन द स्किन विच इज वेरी वेरी पेनफुल, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। स्वेलिंग, लिम्फेडेनोपैथी, स्वेलिंग इन लोअर लिम्ब, क्रस्टी लीजन्स ऑन द स्किन, माइस्टाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, है ना, ओवर स्लाइवेशन, कम माउथ, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं जनरली। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कैपरी पाक्स वायरस का, वो लगभग 4 to 14 डेज तक होता है ना, 4 से 14 दिन तक का होता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, इन्फेक्शन लगने से, इन्फेक्शन होने से जो पहला सिम्टम्स आने तक का जो टाइम होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये लगभग कैपरी पाक्स वायरस के केस में लगभग जो है 4 से 14 दिन का होता है। अच्छा, ये कैसे फैलता है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या है? तो ये जो है कुछ फ्लाइज हैं, कुछ टिक्स हैं, है ना, स्लाइवा है, नेजल डिस्चार्ज है, इसके थ्रू एक कैटल से दूसरे कैटल में फैलता है। जनरली ह्यूमन अफेक्टेड नहीं होता इस वायरस से। ये जूनोटिक इन्फेक्शन नहीं है, ह्यूमन इससे अफेक्टेड नहीं होता। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? क्वारंटीन कर देते हैं, है ना। क्वारंटीन करने के साथ साथ हमें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, दूसरा होम्योपैथी का सबसे बड़ा रोल देखा गया है। अभी बहुत सारे डॉक्टर लगे हुए हैं, और पहले भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन में जानवरों में होम्योपैथी काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी काफ़ी कारगर हैं। तो ये स्पेशली मैंने डेयरी वाले भाइयों के लिए बनाया है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, तो होम्योपैथिक डॉक्टर आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन, जो कि जनरली जो हमने देखा है जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी में, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर आर्सेनिक एल्बम, साइलिसिया एंड मर्क साल जैसी दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाकर दिखाते हैं, तो वो जानवर की जो आदत है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसका बिहेवियर है, उसको समझ के प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन देगा। बहुत जल्दी इस वायरस से होने वाली तकलीफें और इस वायरस से होने वाली तकलीफें कम होंगी। पर जनरली क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचते, नज़रअंदाज करने लगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो वो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं इस देश के। वो सबसे पहले वो अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक जैसे फील्ड्स को नज़रअंदाज करके वो सबसे पहले जो है तो वैक्सीन की तरफ जाते हैं, है ना। उनको वैक्सीन के अलावा कुछ नहीं दिखती है। जैसे आपने कोरोना में देखा था कि कोरोना में मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट ना होने के बावजूद भी, वैक्सीन अवेलेबल ना होने के बावजूद भी, इन्होंने क्या किया था कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, योगा, यूनानी, इस सबको प्रमोट ना करके इनिशियली इन्होंने सारे पेशेंट्स को वहीं भेजा जहां कोई भी इलाज नहीं था। तो ये हमेशा इन पैथियों को नज़रअंदाज करते हैं
ये वैक्सीन और बाकी ताम झाम ड्रामेबाजी के लिए सबसे पहले जो है तो आते हैं। तो ये हमारे माननीय मोदी जी उस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि अगर यदि टंकी में छेद है, पानी बह रहा है, तो वो छेद ना बंद करके पानी भरने की बात करेंगे, है ना। तो हमें अपने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे भरोसा रखना चाहिए। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा कारगर हल्दी है, आंवला है, गिलोय है, होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, बिकॉज कैटल्स बिलोंग्स टू द मैमल एंड वी आर आल्सो मैमल। तो यदि हम सही होम्योपैथिक दवाई सेलेक्ट करके दें और जनरली जो इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं इसकी सिम्टम्स टोटलिटी बनाएं, तो जो मेडिसिन्स निकल के आती है वो आर्सेनिक, एल्बम, मर्क, साल्साइलिसिया, रस्टाक्स, डल का मारा, थूजा, इस तरह की दवाइयाँ आती हैं। तो यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं इस तरह की समस्या में, तो ये कैटल्स में भी उतनी ही कारगर हैं जैसे ह्यूमन में। नाउअडेज वी आर लिविंग इन द इफेक्ट वर्ल्ड। आजकल क्या होता है कि हम किसी भी बीमारी का काज डीपर लेवल पे नहीं सोचते, हम हमेशा इफेक्ट को ट्रीट करते हैं, है ना। हम हमेशा यही मानते हैं कोई भी समस्या आती है, कोई भी महामारी आती है, कोई भी डिजीज आती है, तो हमारा ये मानना रहता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम इज विद इन अस, दैट इज वाई वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर अफेक्टिंग अस। अदरवाइज वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगाई ये तो सदियों से हैं, जब से अर्थ का धरती बनी है तभी से है बैक्टीरिया, वायरस। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब से ही वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड सारी चीजें हैं। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, बट दे कैन लिव विदाउट अस। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई जो है वो हमारे बिना रह सकते। तो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगाई वो हमारे बिना रह सकते हैं। तो हम काज को हमेशा आउटसाइड देखते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द रीजन कि किसी भी प्रॉब्लम्स का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशंस इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। बिकॉज आप पहले सिक होते हो, आप बीमार होते हो, आपका एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ समथिंग्स, देन आपको बीमारियां होती हैं, देन आपको इन्फेक्शन होता है। तो वो इनर वीकनेस को करेक्ट करने का हम कभी नहीं सोचते हैं, है ना। जैसे कैटल्स भी लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, कैटल्स के अंदर भी क्या है, एक लाइफ है, एंड लाइफ इज फॉर्म बाय माइंड, बॉडी एंड सोल, है ना। तो इन ऑर्डर टू क्योर एनी डिस्टर्बेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट कैटल्स एज वेल एज ह्यूमन एट द लेवल ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो यदि हम आज की डेट में कैटल्स की मेंटल स्टेट देखें, है ना, तो क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे जो वर्ल्ड लीडिंग होम्योपैथ हैं डॉक्टर राजन शंकर, इन्होंने कैटल्स के मिल्क की प्रूविंग की, है ना, काऊ मिल्क की प्रूविंग की, और उसमें जो थीम इमर्ज होके आई, जो थीम देखा उन्होंने कि उसका जो स्पिरिट का जो लैंग्वेज है, जो वाइटल फोर्स का लैंग्वेज है, जो ह्यूमन पे प्रूव हुआ, तो उसकी जो थीम इमर्ज होके आई काऊ मिल्क की जो प्रूविंग किया उन्होंने, जिसको लैक डेफ्लोरेटम के नाम से जानते हैं, जो कि काऊ मिल्क की प्रूविंग है, उसकी प्रूविंग में जो थीम इमर्ज हुई, जो थीम आई, वो क्या है, वो यही है जो एग्जैक्टली आज की डेट में काऊ के साथ हो रहा है, कैटल्स के साथ हो रहा है ना। That theme was tremendous feeling of gratefulness towards other people, feeling of helpless, innocent, mild, है ना, forsaken by family and friends, abandoned by family and friends, deserted feeling, है ना, abandoned by family and community, helplessness, beaten by sticks, है ना, छड़ी से मारा गया है, डंडे से मारा गया है। उस स्ट्रांग फीलिंग दैट आई हैव टू डू लॉट फॉर अदर्स, इशू ऑफ एडॉप्शन एंड सेपरेशन, इशू ऑफ आई हैव नो मदर, है ना, स्ट्रांग इशू ऑफ आई हैव नो मदर, आई हैव नो फादर, एब्यूज्ड बाई पीपल इन द अथॉरिटी, फीलिंग्स टू बी फोर्स टू डू थिंग्स, बछड़े को ना पिलाना, उसका दूध ह्यूमन के द्वारा यूज होना, है ना, काफ इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज मदर एंड मिल्क इज यूज्ड बाई cruel human, strong feeling of doing his best and not be appreciated, है ना। अप्रिसिएशन डिजायर होता है, जितना वो काम करती है, जितना वो देती है,
उसको उसके हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बल्कि डंडे मिलते हैं, भगा दिया जाता है। इवन जब हम लोग मरते हैं ना, तब तक गाय की पूंछ पकड़ाई जाती है और ये बोला जाता है कि ये ही पार लगाएगी, आपको स्वर्ग पे ले जाएगी ना। तो मरते दम तक गाय का काम आता है, लेकिन बदले में उसे क्या मिलता है? डंडे। स्ट्रांग फीलिंग ऑफ इफ एनीवन इज नीडिंग समथिंग, आई वाज द फर्स्ट वन टू गो देयर, व्हाई शुड आई गो एंड डाई फॉर सच पीपल। इस तरह का थीम जो है तो कैटल्स मिल्क से, काऊ मिल्क से देखने में आया ह्यूमन प्रूविंग्स में। तो मेन थीम जो है काऊ मिल्क का, लेग डेफ्लोरेटम का, फीलिंग ऑफ फॉरसेकन, एबंडोन्ड, forsaken by family, abandoned by family, thrown out by the family and community, helplessness, mild innocent issue of mothering, adoption and separation, being beaten by sticks, feeling suppressed and having no voice, being forced to do things and anger against authority। यदि इस तरह का इशू ह्यूमन में भी है तो यू कैन यूज leg डेफ्लोरेटम विथ वेरी गुड रिजल्ट। सेम इशू नाउअडेज कैटल्स आर फेसिंग लाइक काऊ, बफेलो। तो यदि इस तरीके का इशू है तो आप कुछ डोजेज उसको एज ए प्रिवेंटिव लेग डेफ्लोरेटम दे सकते हैं, जिससे उस कैटल्स में होने वाली तकलीफें जो हैं तो ठीक की जा सकती हैं, है ना। क्योंकि कैटल्स की फीलिंग जो है तो आपको, कैटल्स बोलता नहीं है लेकिन उसको आपको इसी तरीके से समझ के मेडिसिन देना पड़ेगा। तो यदि ऐसा कोई काऊ है और ऐसा कोई कैटल्स है जिसको इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, और तो हम कुछ डोजेज उसको लेग डेफ्लोरेटम के भी दे सकते हैं। तो जो काऊ का जो डीपर फीलिंग है स्पेशली, उसको हमारे जो फेमस कॉमेडियन थे, जो एक्टर्स थे, आज हमारे बीच नहीं हैं, मैं उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो आज हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उनकी यादें हमारे पास हैं। तो उनका जो काऊ का जो डीपर पेन है आज की डेट में, उसको उन्होंने एक्टिंग के थ्रू जो है तो एक्सप्रेस किया है। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वीडियो टू अंडरस्टैंड द डीपर फीलिंग ऑफ काऊ एंड मेडिसिन लेग डेफ्लोरेटम। तो उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यूट्यूब से डाउनलोड करके मैंने इसी वीडियो में ऐड किया है। उसको आप देखें तो आप लेग डेफ्लोरेटम का जो डीपर फीलिंग है, जो काऊ का फीलिंग है डीपर, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। गाय बूढ़ी हो गई है। अब बूढ़ी गाय के शरीर में दूध नहीं है, गाय का दूध सूख चुका है। उस बूढ़ी गाय को पता नहीं है कि आज उसे खरीदने के लिए कसाई घर पे आ चुका है। ए भैया, ए बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा, बच्चा हमरा के ना बेचो बच्चा। अब बूढ़ी हो गई हूँ, मालूम है हमारा दूध सुखा गया बच्चा, हमरा के ना बेचो, आखिर में ना बेचो बच्चा। साल 2 साल की बात है बच्चा। ए भैया, ए बाबू, ए बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा, बच्चा हम का खर्चा कराई तोहार। अरे बच्चा बस कोने में पड़ी रहा, घास फूस खा के पड़ी रहा बच्चा, खर्चा ना हो तोहार। साल 2 साल के हमार और जिंदगी बा। अरे बच्चा अब तो हमरे गोबर गैस से खाना बन रहा है, उससे बत्ती जल रही, रोशनी हो रही है। बच्चा हमरा के घर से ना निकालो, हमरा के ना बेचो बच्चा। अरे बच्चा हमरे मुंह से दवाई बन रही है, दवाई बन रही है, कैंसर का इलाज हो रहा बच्चा हमरे गोबर का लीप के पोत के बच्चा घर शुद्ध किया जाता है बच्चा। तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पिलाना बंद कर दिए रही,
वो टाइम पे हम दूध पिलाई हैं, हम पूरी जिंदगी भर तो का दूध पिलाए बच्चा 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 तो का याद है जब हमरे बछड़ा हुआ रहा, हमरे बच्चा हुआ रहा तो तुम दौड़ के गए रहे हो, काला टीका हमरे लगाए, हमरे बच्चा के काला टीका लगाए रहे हो, बनिया की दुकान से गुड़ खरीद के लाके हमका खिलाए। अरे कोई समझाओ, हमरा के ना बेचो, हमरा के ना बेचो, आखिरी टाइम पे बुढ़िया के ना बेचो। बच्चा तुमका याद है हमार बच्चा हुआ रहा तो पहला वाला जो दूध रहा गाढ़ा गाढ़ा, वही प्योसरी खिजरा सब तुम अपने दोस्तन का खवाए रहो। हाँ, बच्चा हमका याद है जब हमारे बच्चा हुआ रहा वो सर्दी में ठंड के मारे हमारा बछड़ा मर गया रहा तो तुम लोग जानबूझ के ओकी खाल के अंदर भूसा भर के पैर में लकड़ी बांध के दूध निकालने के टाइम हमरे सामने खड़ा किए रहे हो। तुम सोचे ओको देख के हम दूध दे देंगे। बच्चा हमें सब मालूम रहा, सब मालूम रहा। हम तो दूध दिया रहा तोरे बच्चा के खातिर। बच्चा भूल गए जब तुम छोटे से रहे परीक्षा के लिए जाते रहे हो, परीक्षा के लिए तो हमारे पैर छू के जाते रहे हो और जब पास हुए रहे हो तो दौड़ के आके कैसे हमरे टीका लगाए रहे। बच्चा हमारा दूध सूख गया। बच्चा हमका न बेचो बच्चा याद है तुम्हार जब नौकरी लगी रही तो कैसे दौड़ के गए रहे मंदिर से आके फिर हमारे काला धागा बांधे रहे, ये वाली घंटी बांधे रहे। बच्चा बुढ़िया हो गए। बच्चा तुम्हें याद है एक बार तुम्हें सब कुत्ता लोग मोहल्ले के दौड़ा लिए रहे। हाँ तुम भागत रहे, कुत्ता भागत रहे, हम खूंटा तोड़ा के रस्सी तोड़ा के सब कुत्ता लोगों का सींग से भगाया। बच्चा तुम्हें याद है नहीं तो तुम नाला में गिर जाते। बच्चा बस 1-2 साल की बात है। बच्चा बुढ़िया का ना भेजो। एक बार तुम बहुत जबरदस्त बीमार पड़े हो, बहुत बीमारी भई रही। तब हमारी माता जी तुम्हारी सारी बलाएं अपने ऊपर ले लिए और तुम अच्छे हो गए रहे हो। हमारी माता जी चल बसी रही। बच्चा हमरे रहे से कोई नुकसान नहीं है। बच्चा अच्छा हाँ, हम समझ गए। तुमको मालूम नहीं है, तुमरा के मालूम नहीं है। ये लोग जो खरीद रहे हैं कसाई लोग, बच्चा ये लोग काट देते हैं, हम गाय लोगों को काट डालते हैं। बच्चा तुमको मालूम नहीं होगा, तभी तो तुम बेच रहे हो। नहीं तो कोई अपनी माँ को कैसे बेचेगा? जेका दूध पिया है उसको कैसे बेचेगा? नहीं गुड्डू तुमको मालूम नहीं है, एके मारे बेच रहे हो। तुमको जानकारी होती तो तुम ना बेचते। बच्चा तुम हमको घर से ना निकालते। बच्चा तुमको मालूम है ये कसाई लोग काटे से पहले भूखा रखत है, 4 दिन भूखा रखत है और बहुत गरम पानी में डाल देते। बच्चा अच्छा जा रही। ए भैया ए बच्चा हमका उधर से ना ले चलो। बच्चा उधर से ना ले चलो, उधर नीम के पेड़ के नीचे हमार बछड़ा है। हमार बछड़ा फिर जावे ना दे रोई। बच्चा अब बच्चा उधर गलियारे से ना ले चलो, हमारी बछिया आ रही है, नहीं तो ट्रक के पीछे भागी। तो मेरा डेयरी वाले भाइयों से अनुरोध है कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, यदि आप होम्योपैथिक डॉक्टर को बुला के आप उस कैटल्स को दिखाते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर उनके बिहेवियर को समझकर होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे तो उससे कैटल्स में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने में आते हैं और आएंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।